नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग जीएस थर्ड पेपर का क्वेश्चन देखेंगे। 103 नंबर प्रश्न है और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए, जीएस फोर्थ पेपर के वीडियोस हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। और वो आ रहे हैं जीएस फोर पेपर के वीडियो अल्टरनेट डेज पे, एक दिन डिफेंस का और एक दिन आपका जीएस फोर्थ पेपर का। तो ऐसे वीडियोस को हम लोग देखते रहेंगे सुबह टाइम में, और शाम टाइम में ये दो क्वेश्चन की जो ड्राफ्टिंग है उस चीज़ को हम लोग यूट्यूब पर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसको लेखन शैली का विकास उसके माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो आज का प्रश्न क्या है, प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। प्रश्न है क्या, सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं के को अंतरित होते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो देश होते हैं उनमें कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं, ठीक है। और क्या हुआ है कि हमारे भारत में, प्रश्न आगे क्या है कि भारत सीधे कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया है। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कृषि से सीधे अंतरित हो गई है आपकी सेवाओं में, ठीक है। तो मतलब योगदान बढ़ गया है सेवाओं का, जबकि होना क्या चाहिए, सबसे पहले आपका कृषि आती है, फिर उसके बाद उद्योग आता है, बाद में तीसरे नंबर पर सेवाओं पर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि भारत में कृषि से सीधे ही आपका सेवाओं में अंतरण हो चुका है। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या पूछा गया है, देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल समृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझिए, क्या पूछा गया है, ठीक है। जो भी चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है उसको सही मात्रा में, जो भी चीज़ पूछी गई है, और आप लोगों को करना क्या है कि जो प्रश्न लिखना है, प्रश्न को आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है। कोई भी हेडिंग और पॉइंट्स आप लोग नहीं डालिए, और जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए। और पैराग्राफ को जैसे दो पैराग्राफ में है तो उसमें एक जुड़ाव होना चाहिए। और क्या है कि जैसे जो कीवर्ड हैं, ठीक है, कीवर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, तीनों पार्टों में अगर एक एक आप कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। और कुछ डायग्राम या फ्लो चार्ट भी, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात की जा रही है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है शिफ्ट होना चाहिए था किस में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद में आपका शिफ्ट होना चाहिए था सर्विस सेक्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो गई है इकोनॉमी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। और बाकी देशों में क्या होता है, इस तरीके से अंतरण होता है। लेकिन हमारे भारत देश में क्या हुआ है कि जो सीधे एग्रीकल्चर से सेवाओं में अंतरण हुआ है। अब बताना है कि जो ये सेवाओं का अंतरण हुआ है वो विशाल समृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालना है, ठीक है, कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए और समझने के बाद आप लोगों को लिखना है। तो देखिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जैसे जो शिफ्टिंग होती है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में, उद्योगों में, फिर सेवाओं में जाती है। और क्या है कि यह क्रमिक विकास होता है, ठीक है। जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी इसी तरीके से चलनी चाहिए और उचित एवं आदर्श रूप में ये चीज़ें चलनी चाहिए। अब भारत में जो देखिए हमारे यहाँ अंतरण हुआ है उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे भारत में अंतरण जो हुआ है वो जनसंख्या विशाल है, सबसे बड़ी चीज़ यही है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। विश्व के दूसरे नंबर पर आती है भारतवर्ष की जनसंख्या, ठीक है, पहले नंबर पर चाइना की है। और जनसंख्या विशाल होने के कारण सेवाओं का विकास भी बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ी, ठीक है।
इंडस्ट्री की मांग बढ़ी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर सरकारी नीतियाँ ऐसी नहीं थी, इतना धन नहीं था या पैसा कैपिटल नहीं थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो अंतरण हुआ वह इंडस्ट्री में न जाके सीधे सर्विस सेक्टर में गया। ठीक है, सरकारी जो नीतियाँ थीं वो भी अच्छी नहीं बनाई गई। जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी, जब 1990 के बाद से जो भी चीज़ें चली, तो ये क्या है, सर्विस सेक्टर का विकास जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हुआ। ठीक है, और ये शिफ्टिंग जो हो गई सीधे सीधे आपका एग्रीकल्चर से सीधे आपका सर्विस सेक्टर में पहुंच गई। सरकारी नीतियां भी उत्तरदायी थी। ठीक है, और क्या हुआ कि आपका वैश्वीकरण, उदारीकरण और प्रौद्योगिकी का विकास हमारे देश में, वैश्वीकरण और उदारीकरण, प्रौद्योगिकी का विकास, ये तीनों चीज़ों को अपनाया गया। ठीक है, वैश्वीकरण से क्या हुआ कि चीज़ें हमारा सारे विश्व से जुड़ाव होने लगा। ठीक है, हम लोगों ने अपने सरकार की नीतियों में, कुछ नियम कानूनों में ढिलाई बरती और प्रौद्योगिकी का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। अब प्रौद्योगिकी का विकास अगर ज़्यादा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं तो आप उसको सर्विस देंगे जाके ना कुछ बनाएंगे या कुछ ना कुछ कोई प्रोडक्ट बनाया या उसकी सर्विस आप किसी चीज़ से, किसी के माध्यम से देंगे। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी का इतना विकास हुआ, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कर दी कि हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर का जो विकास था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी। ठीक है, और लगभग 55 से 58% जीडीपी में योगदान रहता है सर्विस सेक्टर का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फर्स्ट नंबर पे जो आता है आपका एग्रीकल्चर, दूसरे पे आपका इंडस्ट्री और तीसरे पे आपका सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और जो यह अंतरण हुआ है, अंतरण के और भी सारी चीज़ें हैं, कार्य हैं कि जैसे जो सेवाएं हैं, हमारे यहाँ सेवाओं की आवश्यकता बहुत पड़ी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेवाओं की इसलिए भी आवश्यकता थी क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या थी। जनसंख्या को हर तरीके से, जो चाहे आपकी अस्पताल की सेवाएं हों, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है, अस्पताल हो गए, शैक्षणिक सेवाएं जितनी भी आती हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें सेवाओं के माध्यम से मिलने लगी। और क्या है, डाकघर और प्रशासनिक व्यवस्था हो गई आपकी, परिवहन हो गया, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैं उसको, इसका विकास किया गया। तो ये क्या है, ये सर्विस सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने के कार्य करती हैं। ठीक है, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियली रूप से सर्विसें देने लगे, बहुत सारी सर्विसेज को दिया जाने लगा। तो अब क्या है, यहाँ पर सर्विस सेक्टर का जो एक बढ़ोतरी थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई। अब क्या है कि इसमें आपको देखना है कि कृषि से सेवा में परिवर्तन के कारण, जैसे देखिए, उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल समृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालना है। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है कि इसके कारण क्या थे। कारणों में आप लोगों को गिनाना है कि क्या क्या रीजंस थे। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। 1990 के बाद में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हमारे यहाँ हुआ। ठीक, अब सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, संचार सेवाएं आई, नई नई चीज़ें आने लगी, तो अब उनसे क्या हुआ, हमारे देश में लोगों के अंदर सर्विसेज को पाने की एक होड़ मची। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं लोग, जब कोई भी सर्विस है अगर उसको नहीं प्राप्त करेंगे, जो हमारी जितनी भी, चाहे आपकी परिवहन व्यवस्था हो या शिक्षा हो, डाकघर हो, अस्पताल हो, ये इधर आप देखेंगे 1990 के बाद में इनका विकास बहुत ही ज़्यादा क्रमिक रूप से बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते आज की डेट में देखिए, पहले 2G चलता था, फिर उसके बाद 3G चलने लगा, फिर उसके बाद 4G आया। ठीक है, अब आगे 5G की बात चल रही। तो ये क्या है, एक धीरे धीरे प्रोसेस के तहत आया। ठीक है, और क्या है कि वैश्वीकरण ने क्या किया कि जब हमारे यहाँ LPG को लाया गया था, वैश्वीकरण उदारीकरण को, तो यह 1991 में लाया गया था। ठीक है, 1991 में। अब उस समय से क्या हुआ कि पूरा विश्व अब एक माना जाने लगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में यही है कि पूरे विश्व को एक बाजार मान लिया गया। जितना भी पूरा विश्व है उसको पूरा का पूरा बाजार मान लिया गया। अब पूरा अगर सेम एक ही आ जाएगा तो जो भी आपके ट्रेड होंगे या सेवाओं का आदान प्रदान होगा, तो इसमें सभी लोग सेम होंगे, एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, इंडिया से लोग विदेशों में जाने लगे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, विदेशों से सर्विसेज ली जाने लगी।
ठीक है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से। और क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ नौकरी आकर्षण, मतलब एक जॉब अट्रैक्शन था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग यहाँ से बाहर जाने लगे, सर्विसेज की तरफ जाने लगे। इंडिया में भी 1990 के बाद में एक गवर्नमेंट सेक्टर का एक जो चलन चला है नौकरी पाने का, कि नहीं हमें नौकरी चाहिए, सर्विस करनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। और क्या है कि अगला पॉइंट है कि सरकार द्वारा नागरिक सेवाओं का विकास बहुत ही ज़्यादा किया गया। नागरिक सेवाओं का मतलब क्या है कि जैसे आप एक ज़िले में रहते हैं, ज़िले में मान लिया 500 व्यक्ति रहते हैं। अब 500 व्यक्तियों को मूलभूत आवश्यकताएं होंगी ही होंगी, उनको सर्विसेज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या, जितनी भी नागरिक सेवाएं हैं उनका विकास बहुत ही ज़्यादा किया गया, जिससे क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर का योगदान जीडीपी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और क्या है, ये चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होती है, ठीक है। और लास्ट में हम देखते हैं कि कृषि जो हमारी थी, तो जिसका योगदान जीडीपी में, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें योगदान 18% है, और रोजगार में देखिए 55% है, ठीक है। और क्या है, सेवा क्षेत्र का योगदान देखिए 58% है, लेकिन रोजगार में 30% है। तो ये कुछ डेटा थे, इससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि हमारे यहाँ जो कृषि से डायरेक्टली सेवा में परिवर्तन हुआ है, इसके कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। और क्या है कि एक अगला पॉइंट है कि लोगों की आय बढ़ना, ठीक है। लोगों की जब आय बढ़ने लगी तो वो सर्विसेज की तरफ जाने लगे। भाई हम अगर हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम कोई सर्विस लेंगे जाके, तभी तो हम कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे या कोई चीज़ खरीदेंगे या कोई सेवा लेंगे। तो इसके लिए क्या है, लोगों की आय बढ़ना भी ज़रूरी है। अब जब लोगों की आय बढ़ने लगी तो वो उपभोग भी बहुत ही ज़्यादा होने लगा, लोग सर्विसेज लेने लगे। तो बहुत सारी जो मूलभूत नागरिक सेवाएं हैं तो उनको लोगों के द्वारा अपनाया जाने लगा। जब अपनाया जाने लगा तो ये जो एक क्रमिक परिवर्तन होना था वह क्रमिक ना हो के आपका कृषि से शिफ्टिंग जो हुई सीधे सर्विस सेक्टर में हो गई। तो देखिए इतने पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप लोग कुछ अलग से डेटा पॉइंट्स और फ्लो चार्ट के माध्यम से कुछ भी चीज़ें जो प्रश्न में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट है उसको आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। और एक एक कोटेशन डाल दिया करें तो आप लोग ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में। और निष्कर्ष के रूप में आप सभी लोगों को यही लिखना है कि देखिए जो एक शिफ्टिंग हुई है कृषि से सर्विस सेक्टर में, ठीक है, कृषि से सेवा में, तो अब इस परिवर्तन के कारण है तो अच्छा है कि भाई सर्विस सेक्टर का हो गया, लेकिन इससे नुकसान भारत को ही होगा कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उसका अच्छा योगदान जीडीपी में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सरकार को कुछ अपनी तरफ से भी प्रयास करना होगा। हमारे यहाँ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो एफडीआई है और अपने नॉर्म्स हैं, जो मानदंड हैं, मानक हैं, उनको और ढिलाई बरतनी होगी, जिससे भारत में ज़्यादा निवेश हो सके और उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो लास्ट में थोड़ा सा अगर आप एक अपना व्यू भी दे देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है एग्जामिनर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। जीएस 4th पेपर का प्रश्न है और 104 नंबर क्वेश्चन है, 104 नंबर प्रश्न है और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को अच्छे से समझिए कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला बनाना है तो समाज में जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं वो अंतर ला सकते हैं। समाज में 3 लोग हैं जो बहुत अंतर ला सकते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? पिता, माता और शिक्षक। यह कथन किसका था? कथन था एपीजे अब्दुल कलाम जी का था। और इसी प्रश्न जो कथन है, कथन का विश्लेषण आप लोगों को करना है, ठीक है, कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा देश है, उसको भ्रष्टाचार मुक्त कराने और सुंदर मन वाला बनाने के लिए 3 लोग बहुत ही ज़्यादा अंतर डालते हैं। वो कौन कौन से? पिता, माता और शिक्षक।
तो इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है 150 शब्दों में। ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा का आप लोग बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। इस चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखें कि आप लोगों को शब्द सीमा कितनी है, कितने वर्ड्स में आप लोगों को प्रश्न को पूरा करना है। ठीक है, क्या है कथन, क्या है? देखिए, जो हमारा कथन कहा गया है कि यह APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया है, और कथन में यही चीज़ें दर्शाती हैं कि समाज के एक नैतिक उत्थान के लिए, ठीक है, नैतिक उत्थान के लिए पिता, माता और शिक्षक, इन तीनों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे देश में नैतिकता के आधार पर विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, नैतिकता सबसे पहले लाई जानी चाहिए। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति है अगर नैतिक रूप से सही होगा तो फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और समाज को भी, हर किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो आपका 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, माता, पिता और शिक्षक। अब ये तीनों लोग कैसे रोल निभाते हैं, कैसे योगदान करते हैं, ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि इनकी भूमिका क्या होती है, कैसे ये लोग अच्छे राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और अच्छे मन वाला, जैसे अच्छे मनों वाला देश बनाने में किस तरीके से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी इनकी भूमिका को भी देखेंगे। सबसे पहले तो परिवार की देखते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ परिवार को कहा भी जाता है, परिवार और शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं जितनी भी हैं, ठीक है, तो परिवार आपकी जीवन की प्रथम पाठशाला भी कही जाती है। ठीक है, और क्या है कि जितने भी आपके मानवीय मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, ये सारे टाइप के मूल्यों का जो विकास होता है वो परिवार से ही स्टार्टिंग होती है। अगर परिवार में अच्छे मूल्यों का विकास हुआ है तो व्यक्ति का भी या उस बच्चे का भी विकास अच्छा होगा। अगर उसके परिवार में माता पिता और जो वहाँ का वातावरण है वो अगर अच्छा नहीं है तो बच्चे का विकास भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि अगर एक परिवार में घर में 4 लोग हैं, चारों लोग लड़ते हैं, तो कभी भी बच्चे के मन में अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। उसके मन में बस इतना ही आएगा कि लड़ाई क्या होती है, उसके मूल्य कैसे विकसित होंगे, निगेटिव मूल्य आएंगे कि नहीं, जीवन ऐसा ही है, ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, और वो निगेटिव चीज़ों की तरफ आकर्षित होने लगेगा। ठीक है, और परिवार में जितने लोग होते हैं, परिवार में जितने लोग हैं, माता पिता भाई बहन बड़े जितने भी लोग हैं, उन्हीं के कार्यों को अडॉप्ट करते हैं आपके छोटे लोग। जैसा आप बड़े करेंगे वैसा, भाई आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और माता पिता के क्रियाकलाप भी बहुत ही ज़्यादा, अगर मम्मी पापा लड़ते हैं तो ये कन्फर्म, मतलब एक कन्फर्म तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन मोस्टली यही होता है कि माता पिता के घर अगर लड़ाई करते हैं तो उनके क्रियाकलाप अनुसरण किया जाता है उनके घर में बच्चों के द्वारा। अगर भाई बहन हैं तो वो आपस में फिर लड़ना स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे कि हाँ बड़े अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो जीवन के स्टार्टिंग पॉइंट्स में उनके एक कहते हैं ना कि एक कोरी किताब होती है, ठीक है, एक सादा पेज होता है, उस पर जो लिखेंगे अच्छा दिखेगा, बुरा लिखेंगे बुरा दिखेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि माता पिता का जैसा परिवार माता पिता सिखाएंगे बच्चे को वैसा ही वो बनता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, छोड़ देते हैं माता पिता कि अब बच्चा अपना देख लेगा जाके, वो अपना पढ़ाई करे, वो देख ले। तो ऐसा ये चीज़ें नहीं होती हैं। वो गलत व्यक्ति के साथ में अगर कहीं पहुंच गया तो वो फिर पूरी की पूरी सारी चीज़ें, आपके संस्कार और सारी चीज़ें वो आपके साइड हो जाएंगे और उस व्यक्ति का पतन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो है क्या कि माता पिता के क्रियाकलाप भी अनुसरण बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और इसका ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, इनका किसी राष्ट्र और भ्रष्टाचार और सुंदर मन वाला बनाने में किस तरीके से उत्तरदायी होगा, ये एक देखने वाली बात है। कि आप सोच के देखिए कि अगर एक छोटा व्यक्ति, एक बच्चा अगर अच्छा होता है तो वही बड़ा होके एक नागरिक बनता है। अगर
प्रत्येक नागरिक अच्छा होने लगेगा तो देश भी अच्छा बन जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? एक बच्चे की जिस समय वह जन्म लेता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनको दिया जाना चाहिए, मानवीय ह्यूमन वैल्यूज़ को दिया जाना चाहिए, नैतिकता को बताना चाहिए बच्चों को, ठीक है। जिससे वो, जब आप सोच के देखिए कि अगर प्रत्येक इंसान अपने बच्चों को केवल सही करने लगे तो अगली पीढ़ी जो होगी वो और अच्छी बन के आएगी, ठीक है। जब अगली पीढ़ी की पीढ़ी ही पूरी अच्छी बनेगी तो राष्ट्र भी हमारा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। और क्या है कि माता पिता के निर्देश, जैसे एक ए नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है, सॉरी, तो राम नाम के व्यक्ति हैं। तो अब इनके माता पिता इनको बताते हैं कि हाँ बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये गलत कार्य होता है, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को मारना नहीं। तो अब ये सारे कार्य मिलकर क्या करते हैं, उसके चरित्र को निर्माण करते हैं। और अगर ऐसा नहीं बताते हैं तो क्या है, अच्छा चरित्र नहीं बनेगा। अब मान लीजिए जो राम नाम के व्यक्ति थे, अब इन्हीं के बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड हो जाते हैं, कोई गलत कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो इनके चरित्र का निर्माण किस तरीके से हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। गलत, जब उनकी नकारात्मक सोच होगी, नकारात्मक कार्य होंगे, तो उनका चरित्र कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो भूमिका निभाती है एक बच्चे के, जो एज होती है, एजिंग में, ठीक है, उस समय किस तरीके से उस बच्चे का विकास होना चाहिए जिससे एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण हो सके। और क्या है कि जैसे संस्कार हैं, संस्कृति है, सभ्यता, तो अब ये तीनों चीज़ें मिलकर भी बच्चे के उसमें रहन सहन, खान पान, आसपास की चीज़ें, अब आप सोच के देखिए कि एक शाकाहारी परिवार में अगर कोई एक बच्चा छोटा सा जन्म लेता है और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसके मन में अपने आप से आने लगेगा कि नहीं मुझे नॉनवेज खाना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता। होता यही है कि घर में अगर रहन सहन और जो भी सभ्यता है, क्रियाकलाप हैं, वो अगर निगेटिव होंगे तो उस बच्चे के कार्य भी निगेटिव रूप में दर्शाएंगे, ठीक है। उस बच्चे के कार्य जो भी होंगे वो भी निगेटिव टाइप में ही उभर कर आएंगे। और क्या है कि जैसे शिक्षक को किस तरीके से, माता पिता के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, माता पिता, परिवार, बाहरी वातावरण, फ्रेंड्स, जितने भी हैं सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब क्या है कि शिक्षकों, जैसे शिक्षक होता है, शिक्षक क्या है, माता पिता के बाद में तीसरा इंसान शिक्षक ही होता है जिसको बच्चे आदर्श के रूप में मानते हैं, ठीक है। और टीचर का स्थान वैसे भी हमारे यहाँ, हमारे देश में सर्वोपरि माना जाता है, ठीक है। तो आप एकलव्य का उदाहरण भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि देखिए बच्चा घर से जाने के बाद जब घर से निकलता है स्कूल के लिए, तो स्कूल में अधिकतर टाइम बिताता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर भी उसको सीखने, अगर वहाँ शिक्षक ही अच्छा नहीं हुआ तो फिर अच्छे मूल्यों का विकास नहीं हो सकता। कितना भी आप कर लें, वहाँ सर वो गलत चीज़ें अगर सीखने लगा तो फिर बच्चे का विकास गलत तरीके से होगा, ठीक है। और क्या पॉइंट है कि आपका बच्चों में एक सम्मान की भावना, कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, जवाबदेही, ठीक है, एक अच्छा सौहार्द, एक सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, एक नवाचार, नई नई चीज़ों को सीखें, सकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर लें। तो इन सारी चीज़ों का विकास कहाँ होता है? आपके माता पिता और शिक्षक ही जिम्मेदार होते हैं इनके लिए, ठीक है। वो चाहे आपकी सत्यनिष्ठा हो। अब एक व्यक्ति को, किसी बच्चे को, आप सोच के, अच्छा बताइए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आज आप इसको समझिए। जैसे एक कोई बच्चा है, कोई ए नाम का बच्चा है और उसके सी और डी मम्मी पापा हैं, ठीक है, ये मम्मी हैं और ये पापा हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चे को ये लोग डांटते हैं, डांटते भी हैं, मारते भी हैं। अब बोलते हैं तुम समझते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। अब आप खुद सोच के देखिए कि जिसको आपने बताया नहीं, एक बात ये, अगर आपने बताया भी तो आपकी एज होगी, मान लेते हैं 32 साल, और इस बच्चे की होगी 2 साल, 3 साल, 4 साल।
अब आप उससे ये बोलते हैं कि आप 2 साल की एज को लेकर आप 32 साल के बराबर बिहेव करें, ऐसा कभी पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल होगा। बच्चों को डांटते मारते बहुत ज़्यादा फटकारते हैं कि तुम सुनते नहीं हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, क्योंकि उस बच्चे को वो चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। ऐसे ही हम सत्यनिष्ठा की बात करते हैं, विश्वास की क्या, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बताई जानी चाहिए? माता पिता के द्वारा बताई जानी चाहिए कि सत्यनिष्ठा क्या होती है। अगर मैंने तुमसे बोला कि आप ये कार्य करके लाइए, तो आपको ये कार्य निष्पक्ष रूप से करना है। किसी फ्रेंड के दबाव में आके या उसके लालच में कि चलो अच्छा ऐसा करते हैं, ये आधे आधे पैसे बांट लेते हैं और जो सामान मम्मी ने मंगाया उसको बाद में दे देंगे, ठीक है, तो ये क्या है? सत्यनिष्ठा नहीं है। अपने कार्य के प्रति जो भी आपको कार्य दिए गए हैं, आप अच्छे कार्य करने वाले नहीं हैं, आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ों का विकास कहाँ से होता है? जब माता पिता और शिक्षक ये तीनों मिलकर एक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनको अच्छी तरीके से भूमिका अपनी निर्वहन करनी पड़ेगी। अगर ये अच्छी तरीके से सत्यनिष्ठा और इनोवेशन, नवाचार, नई नई चीज़ों को अगर लेकर आएंगे बच्चे के अंदर, जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनको लेकर आएंगे, तो एक खुशहाल राष्ट्र और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, जिसमें सबसे पहली बात यही है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों से ही आपका एक देश, समाज और राज्य चलता है। कहते भी हैं कि युवाओं के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही 15 से लेके 55 साल तक की, 45 साल तक की एज जो होती है, यही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है, जो भी प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, ठीक है। इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आप भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है, ठीक है। और निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से माता पिता शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक खुशहाल राष्ट्र के निर्माण में, किस तरीके से नहीं निभाते हैं, ठीक है। और किस तरीके से और भी इसमें क्या हम उपाय दे सकते हैं। तो उनको ही बताने के बाद अपने उत्तर को अच्छे से लिखिए, और लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप लोग मुझे सेंड करिए। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सारे के सारे उत्तर जो भी मेरे पास आते हैं तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि वीडियोस अब कंटिन्यू आते रहेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ठीक हो गई है काफ़ी हद तक, तो अब वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।